वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक लेसन है कोशिका, सेल जिसे कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो खास करके जिन लोगों का मार्च में बीपीएससी एग्जामिनेशन हो, मार्च में बीपीएससी शिक्षक बहाली थर्ड फेज वाला एग्जाम हो, या बिहार सक्षमता परीक्षा से अगर आप रिलेटेड हैं, एसटीईटी से भी अगर आप रिलेटेड हैं, तो आप इस सारे क्वेश्चन का आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बीपीएससी 17वीं जो अगस्त में होने वाली है प्रारंभिक परीक्षा सिविल सर्विस का, तो वहां पे भी कोशिका से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर ये काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। 20 क्वेश्चन करेंगे और ये आपका सेट नंबर 13 है। यानी इससे पहले 12 सेट साइंस का हो चुके हैं जो आपके बीपीएससी थर्ड फेज शिक्षक बहाली से प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो इस अभी तक अगर आपने 1 से 12 तक अगर उस सेट को कंप्लीट नहीं किया तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाइए और उस सेट को कंप्लीट कीजिए। चलिए, कोशिका के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था यानी डिफाइन किया था? स्लाइडन एवं स्वान, लीवेनहॉक। आप देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि सेल थ्योरी को, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। देखिए, कोशिका जीवधारियों का कैसा इकाई है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहां भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका कैसा है, तो ये आपका संरचनात्मक, यानी जो पादप कोशिका कहिए या जंतु कोशिका कहिए, ये सभी में जो संरचना, ये सभी जो आकृतियां आते हैं, जो आवरण आते हैं, तो उसके लिए कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? कोशिका। कोशिका ही उत्तरदायी है, क्योंकि कोशिका क्या है? एक संरचनात्मक इकाई है और कोशिका एक क्या है? क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका एक संरचनात्मक इकाई है और कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में प्रायः जनन की क्षमता, रिप्रोडक्शन की क्षमता प्रायः स्वतः होती है। ठीक है, कोशिका में जनन की क्षमता, देखिएगा स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। कोशिका में किसकी क्षमता? जनन की क्षमता कैसी होती है? स्वतः होती है। ठीक है, कैसी होती है? स्वतः होती है। चलिए आगे देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवधारियों में कितने प्रकार की कोशिकाएं होते हैं? तो जीवधारी मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो यहां पे जीवधारियों में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 2 प्रकार की कोशिकाएं जीवधारियों में होते हैं। एक का नाम है यूकैरियोटिक और दूसरे का नाम है प्रोकैरियोटिक। तो ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये आपके जीवधारियों में कोशिका के प्रकार हैं। अब यहां पे बात आती है कि यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है। थोड़ा सा इसमें व्याख्या में हमने यहां पे मेंशन किया है, जरा देख लीजिए। जीवधारियों में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को जरा देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कलायुक्त कोशिकांग आदि नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में? केंद्रक कला, केंद्रिका और कलायुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। चलिए देखिए, इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुवांशिक पदार्थ कहां पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, अनुवांशिक यानी डीएनए की बात कर रहा है। ठीक है, डीएनए की बात कर रहा है। तो ये प्रोकैरियोटिक में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होता है। अनुवांशिक पदार्थ तो पाया जाता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन, तो देखिए हिस्टोन प्रोटीन क्या है? ये संयुक्त नहीं पाया जाता है। तो हिस्टोन क्या है? हिस्टोन वह प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली में उपस्थित होता है। हिस्टोन कैसा प्रोटीन है? जो माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली में क्या रहता है? मेम्ब्रेन जो होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि हिस्टोन क्या है, तो हिस्टोन एक प्रोटीन है। कहाँ हिस्टोन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली में ये उपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र को संरचनात्मक आकार देता है। हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र को कैसा आकार देता है? स्ट्रक्चरल संरचनात्मक आकार देता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक लंबा डीएनए होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक लंबा डीएनए का एक अणु होता है। ठीक है, ये सभी कहां मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक में। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है और इसका कोशिकांग जीवाणु नील हरित शैवाल में पाई जाती है। तो इतना बात आपको प्रोकैरियोटिक से संबंधित ध्यान रखना होगा। चलिए, प्रोकैरियोटिक के बाद अब यूकैरियोटिक के बारे में जरा देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकांग में पूर्ण विकसित केंद्रक, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका पेड़ पौधा, जंतु और कुछ शैवालों में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए थर्ड नंबर देखिए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका से भिन्न होता है क्योंकि? देखिएगा, प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से भिन्न होता है। कैसे? देखिएगा, प्लांट सेल पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि पादप कोशिका में बाह्य आवरण नहीं होता है। यानी प्लांट सेल में बाह्य आवरण नहीं होता है। पादप कोशिका में बाह्य आवरण होता है, जिसे सेल वाल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं।
पादप कोशिका जंतु कोशिका में बाह्य आवरण होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बाह्य आवरण होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, क्योंकि पादप कोशिका में प्लांट सेल में बाह्य आवरण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यही जो आप सेल वॉल देख रहे हैं, ये सेल वॉल जो होता है ये पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता। यही इसका भिन्नता का एक मुख्य कारण है। देखिए दूसरी बात यहां पे जो कह रहा है डी नंबर की जंतु कोशिका में हरित लवक उपस्थित नहीं होता है, पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है। किसमें? पादप कोशिका में, प्लांट सेल में हरित लवक, जिसे क्या क्लोरोप्लास्ट में ये होता है, ठीक है। तो ये कहां उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये पादप कोशिका में उपस्थित होता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहता है। देखिए यहां पे स्टेटमेंट क्या है कि हरे पौधे मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होते हैं। हरे पौधे यानी पादप कोशिका। पादप कोशिका में अभी हमने क्या देखा था? पादप कोशिका में बाह्य आवरण होता है। पादप कोशिका में बाह्य आवरण होता है और इस बाह्य आवरण को क्या हमने अभी कहा था? इस बाह्य आवरण को बोला था कोशिका भित्ति था, ठीक है। ये बाह्य आवरण कोशिका भित्ति। अब देखिए जो ये पौधे में ये जो कोशिका भित्ति है, तो यहाँ पे हरे पौधे मुख्यतः किस चीज का निर्माण करते हैं? सेलुलोज का निर्माण करते हैं। किस चीज का निर्माण करते हैं? सेलुलोज का निर्माण करते हैं। 4 नंबर देखिएगा कि किसके अवधारणा था कि कोशिका झिल्ली यानी त्रिपर्ते प्रोटीन द्वारा और मध्य परते लिपिड के द्वारा निर्मित होता है। सिंगर, निकोल्सन, रॉबर्ट कोच। तो ये जो अवधारणा था कि कोशिका झिल्ली के बाहरी और भीतरी परत पर प्रोटीन, बाहरी और भीतरी परत पे प्रोटीन और मध्य लेयर यानी मिडिल लेयर में लिपिड के द्वारा निर्मित होता है, तो ये अवधारणा था रॉबर्टसन का। किसका? रॉबर्टसन का। लेकिन रॉबर्टसन के इस कॉन्सेप्ट को बाद में चैलेंज किया गया और उसको चैलेंज किया सिंगर और निकोल्सन ने। देखिए क्या कहता है सिंगर एवं निकोल्सन की अवधारणा क्या है कि कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड में 2 परतें होती हैं जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होता है। देखिए वहां पे क्या कह रहा है रॉबर्टसन? क्या कह रहा था रॉबर्टसन का क्या अवधारणा था कि बाहरी परत और भीतरी परत में क्या रह रहा था? प्रोटीन रह रहा था। यहां पे क्या कर रहा है निकोल्सन और सिंगर का थॉट क्या कर रहा है कि जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं, 2 परतें जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं। यह सिद्धांत सिंगर एवं निकोल्सन ने दिया था। तो 2 परतें, एक बाहरी परत और एक भीतरी परत। तो ये प्रोटीन की व्याख्या कर रहा है। ये किसकी व्याख्या कर रहा है? ये किसकी व्याख्या कर रहा है कि बाहरी परत और भीतरी परत जिसके बीच में किसकी व्याख्या कर रहा है? प्रोटीन का। वहां पे किसकी व्याख्या किया जा रहा था? लिपिड का। किसका व्याख्या किया जा रहा था? लिपिड का। तो ये जो थ्योरी आया था 1972 में आया था सिंगर एवं निकोल्सन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रोटीन का संश्लेषण में कोशिका की सर्वाधिक भूमिका राइबोसोम एवं अंतःद्रव जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम सिंगल राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रवीय जलिका। तो यहां पे जो कोशिका के प्रोटीन का संश्लेषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वह राइबोसोम एवं अंतःद्रवीय जलिका का होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम एवं अंतःद्रव्य जलिका। इनमें से किसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था कि प्रोटीन की फैक्ट्री यानी प्रोटीन सबसे ज्यादा संश्लेषित कहां हो रहा है? क्या कह रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या था? राइबोसोम था। क्या था? राइबोसोम था। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम को कहेंगे। किसे कहेंगे? राइबोसोम को कहेंगे, राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7 नंबर। जंतु, देखिए व्याख्या क्या कहता है कि जंतु कोशिकाओं का कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। चलिए 7 नंबर जरा देखिए, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? कोशिका द्रव, राइबोसोम, लाइसोसोम एवं कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की क्रिया पूछ रहा है, जीवित कोशिकाओं में कहां होता है? तो कोशिका द्रव या राइबोसोम, लाइसोसोम या कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर, जीवित कोशिकाएं कहां श्वसन करते हैं? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका डी आंसर सही होगा। देखिए श्वसन से संबंधित सभी प्रारंभिक क्रियाएं, श्वसन से संबंधित जीवित कोशिकाओं में सभी प्रारंभिक क्रियाएं कहां पे संपन्न होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में से बचे हुए शेष क्रियाएं कहां संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिएगा, श्वसन संबंधित सभी क्रियाएं कहां संपन्न होते हैं? कोशिका द्रव में। और कोशिका द्रव से बचे हुए क्रियाएं कहां संपन्न होते हैं? तो वे संपन्न होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। 8 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा कि इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या कोशिका का श्वसनांग कहते हैं।
इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या कोशिका का श्वसनांग कहते हैं। इसको जरा देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि सभी जो श्वसन की जीवित कोशिकाओं में की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में, और जो बच जाता है वो कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्वेश्चन आया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या कोशिका का श्वसनांग कहा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी है, लेकिन क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, क्योंकि श्वसन से संबंधित सभी प्रारंभिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। गलत है, श्वसन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं कोशिका द्रव्य में होते हैं। श्वसन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं कोशिका द्रव्य में होते हैं, तो ये सही है। लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, तो यहां से आंसर जस्टिफाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। यहां तक तो घटना हमने पहले भी देखा था, लेकिन डी नंबर जरा देखिए, श्वसन से संबंधित सभी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है। अंतिम चरण, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ सकता है, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ देता है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वह अंतिम चरण में कहां पे पूर्ण होता है, तो वो कहां पूर्ण होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, स्टोरेज हो जाता है, वो स्टोरेज हो जाता है, तो इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। 9 नंबर देखिएगा कि क्रेब्स चक्र, कौन सा चक्र की बात कर रहा है, क्रेब्स चक्र में अधिकतम एटीपी जो अणु उत्पन्न करने वाला होता है, वह एटीपी किस चीज का बना होता है, तो एटीपी बना होता है एनीटाइम ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एब्डोमिनल ट्राइफॉस्फोरस और सैनिक ट्राइपोटेशियम। देखिए यहां पे इसका बी आंसर होगा। एटीपी जो होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है, और उस एटीपी जो बना होता है वो किस चीज से होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। चलिए आगे देखिए, क्रेब्स चक्र, यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सौर ऊर्जा एटीपी के किस भाग में, सौर ऊर्जा एटीपी में किस भाग में बदलती है, सौर ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम में, केंद्रक में, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं हरित लवक के बारे में पहले भी इस क्वेश्चन में किया था। तो जो ये जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पे परिवर्तित होता है, किस भाग में बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। 11 नंबर चलिए देखिए यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा किस में बदलती है, एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त, देखिए क्लोरोफिल क्या है, प्रोटीन है, यह एक जटिल रासायनिक यौगिक में पाया जाता है। यह वर्णक के पत्ते के हरे रंग का कारण है। यहां भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पत्ते के हरे रंग का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ना पूछकर कभी कभी पर्णहरित पूछ देता है। यह क्या है, एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। देखिए यहां पे भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या है, तो प्रोटीन युक्त एक जटिल रासायनिक कंपाउंड है, यौगिक है। किसकी अनुपस्थिति में लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो पाता है। लाइसोसोम, अगर इसमें से 4 जो ऑप्शन दिए हुए एक अगर नहीं रहेगा तो लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी अगर नहीं रहेगा, कौन नहीं रहेगा, गोल्जी बॉडी अगर नहीं रहेगा तो लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो पाएगा, लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्महत्या की थैली। पावर हाउस कह दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑब्जेक्टिव वन लाइनर में एकदम हमेशा इसको याद रखिएगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। अगर गोल्जी बॉडी नहीं रहे तो लाइसोसोम काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लाइसोसोम में क्यों इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग होता है। लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। किस माध्यम में काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम के कला में फट जाने से बाहर आ जाता है ये एंजाइम, तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया के द्वारा पचा डालता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन इनमें से किसका खोज केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन ने इनमें से किसका खोज किया था। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्राउन ने इनमें से किसका खोज किया था, केंद्रक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्रेब्स चक्र, राइबोसोम, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। चलिए आगे देखिए, इसमें व्याख्या क्या है। यूकैरियोटिक कोशिका, इसका नियंत्रण केंद्रक में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का नियंत्रण कहां होता है, केंद्रक में होता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं, पहले ही हम लोग कर चुके हैं। इसके कारण डीएनए का क्या काम क्या है कि ये पैतृक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजता है। पैतृक लक्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उनके अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, भेजते रहता है, ट्रांसफर करता है। चलिए, इनका विभाजन यूकैरियोटिक कोशिकाएं में होता है और इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही तथ्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही तथ्य है? डीएनए का खोज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और कर लीजिए कि जो डीएनए का भारत में जो केंद्र है, सेंटर है, तो वह हैदराबाद में। डीएनए रिसर्च सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। तो डीएनए के बारे में डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था, सही है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। यह प्रश्न को बार बार पूछा जाता है कि डबल हेलिक्स मॉडल को किसने खोजा था। देखिए डबल हेलिक्स मॉडल को अगर हम लोग जरा समझते हैं तो ये पिक्चर आप देखिए जरा, डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है। डबल हेलिक्स मॉडल, ये जो सिद्धांत दिया था डबल हेलिक्स मॉडल का, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था जेम्स वाटसन और क्रिक ने दिया था। जेम्स वाटसन और क्रिक ने दिया था किस सिद्धांत को? डबल हेलिक्स मॉडल के सिद्धांत को। डबल हेलिक्स मॉडल में ये काफी महत्वपूर्ण यहां से पूछता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये डबल हेलिक्स से रिलेटेड आपका पिक्चर हुआ। अब इसमें देखिए कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जो जीवों के लक्षणों के संकेत और सूचना को जन्म पत्री के भांति एक जनक से दूसरे जनक में ले जाते हैं। बिल्कुल सही है, इसका सी नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, ए भी सही है, डी सही है। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक आपका बिल्कुल जन्म पत्री है जो आपके कई जनरेशन का वो डाटा को निकाल, कई जनरेशन के से रिलेटेड आपके जीन जो है वो कार्य कर रहे होते हैं। तो डीएनए क्या है? एक जन्म पत्री भी है जो संतानों के जनकों के भांति एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ले जाता है। तो सभी सही हो गए। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में पाई जाती है। क्रोमोसोम की बात कर रहा है, तो गुणसूत्र की संख्या जोड़े में, पेयर्स में पूछ रहा है। तो पेयर्स जब भी पूछेगा तो 23, यानी मेल में 23 और फीमेल में 23, तो पेयर्स जब भी दे दे तो 23, अगर ऐसे दे दे अगर उसको अलग अगर टोटल पूछ दे तो 46, ठीक है। पेयर्स अगर ना पूछे तो 46, 23 मेल में और 23। निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र पुरुष लिंग निर्धारण का गुणसूत्र है? ठीक है, देखिए संतान में बेटा होगा या बेटी, इसका रिस्पॉन्सिबल उसके मदर नहीं होते, उसके फादर ही होते हैं। तो जो पिता होता है, पिता के गुणसूत्र पे ही संतान का लिंग निर्धारण होता है, चाहे वह सन का लिंग निर्धारण हो या डाउटर का हो, ठीक है। तो इसमें जो ये देखिएगा, इसमें जो आप देख रहे हैं लिंग निर्धारण करने वाला, तो अगर XX गुणसूत्र है तो बेटी वाला आपका लिंग निर्धारण होगा, और XY है यानी अंतिम गुणसूत्र अगर Y है तो यहां पे आपका बेटा वाला निर्धारण होगा। मेल गुणसूत्र के आधार पर यानी फादर के गुणसूत्र के आधार पर ही पुत्र या पुत्री का लिंग निर्धारण होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग के कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। सीधे इसका क्या आंसर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में गुणसूत्र डीएनए होता है। जीवों की उत्पत्ति की विविधता का कारण क्या है? देखिए जीवों में अत्यधिक विविधता मतलब बहुत ज्यादा इसमें डाइवर्सिटी है। तो अब जो डाइवर्सिटी है इसको बोलते हैं नव डार्विन सिद्धांत। देखिए एक डार्विन का सिद्धांत था, अब एक नया सिद्धांत प्रतिपादित है जिसका नाम है नव डार्विन सिद्धांत। तो ये रिलेटेड है किससे? उत्परिवर्तन से। किससे? उत्परिवर्तन से। वैज्ञानिकों ने जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवाद सिद्धांत के अनुसार जीनों का साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव में बनना, ये विभिन्नताएं बढ़ जाती है, इसे हम परिवर्तन कहते हैं। लसिका कोशिका, लिम्फोसाइट एक प्रकार की कोशिका है। श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, श्वेत एवं लाल रक्त कणिका, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा श्वेत रक्त कणिका। लिम्फोसाइट WBC से रिलेटेड है। लिम्फोसाइट किससे रिलेटेड है? लास्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम सेल डेथ में यानी प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिका के आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? तो इसे एप्टासिस कहते हैं, एजेनिक कहते हैं, डिजेनरेशन कहते हैं, या निक्रोसियस कहते हैं, उत्कर्ष कहते हैं। तो इसे एप्टासिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, रिपीट किया जा सकता है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होते हैं में कोशिकाएं की आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एप्टासिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्टासिस कहते हैं। 20 का क्वेश्चन किए हैं, समय काफी आपके पास कम है, 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।